प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए आईयूपीएसी के नियम। सबसे पहले हम इसमें यह देखते हैं कि आईयूपीएसी का क्या अर्थ होता है। आईयूपीएसी का अर्थ है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय, यूनियन का मतलब संघ, प्योर मतलब विशुद्ध, एंड यानी और कह सकते हो। आईयूपीएसी में एंड का कोई उल्लेख नहीं है। अप्लाइड यानी अनुप्रयुक्त, और केमिस्ट्री यानी रसायन। तो इसको अगर हम लिखें तो इसका हिंदी में मतलब होगा अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं, या और कह सकते हो, एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। अब कार्बनिक यौगिकों का नामकरण देखना है, और कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए आईयूपीएसी पद्धति के कुछ नियम हैं। तो इसको हम कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी पद्धति के नियम। आईयूपीएसी पद्धति के जो नियम हैं, हम पहले ऐसे नियमों को पढ़ेंगे जिसमें आपको कोई क्रियात्मक समूह नहीं मिलता। इसके पहले हम लोगों ने क्रियात्मक समूह वाला एक वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी, तो आप वहाँ से देख लेना। आईयूपीएसी पद्धति के नियम में सबसे पहले तो हम ऐसे नियम पढ़ेंगे जब कार्बनिक यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं होगा, मतलब आपको क्रियात्मक समूह नहीं मिलेगा। दूसरा, हम ऐसा नामकरण पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का जिसमें आपको केवल एक क्रियात्मक समूह मिलेगा। और तीसरा ऐसा नामकरण हम पढ़ेंगे जब कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह होंगे, मतलब 2, 3, 4 हो सकते हैं। तो आईयूपीएसी पद्धति के नियम को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, या 3 वर्गों में इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे, जब कार्बनिक यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित ना हो। दूसरा हम पढ़ेंगे जब कार्बनिक यौगिक में केवल एक क्रियात्मक समूह, केवल एक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। और तीसरा हम पढ़ेंगे जब कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। तो ये 3 तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग करेंगे अभी, उसकी ये करेंगे कि जब यौगिक में, यानी कार्बनिक यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित ना हो। क्रियात्मक समूह मतलब जैसे सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड COOH,
सिंगल बॉन्ड CONH2, ये क्रियात्मक समूह हमने पढ़े थे, तो कोई क्रियात्मक समूह आपको नहीं मिलेगा। तो पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं, जब कार्बनिक यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित ना हो। तो ये ध्यान रखना है कि कोई क्रियात्मक समूह हमारे पास नहीं रहेगा, तो उसका नामकरण हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम सीखेंगे। तो इसको एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया इस तरह का, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, H, सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमने कार्बनिक यौगिक लिया है। बस आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि कार्बन जो है वो 4 बंध बना रहा है या नहीं चेक करना है। तो कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बंध बनाएंगे, ये चौथा बंध है। यहाँ कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बंध बनाएगा, ये चौथा बंध है। यहाँ कार्बन 4 बंध बना रहा है, यहाँ पर कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ 2 बंध बनाएगा और ये 2 बंध, मतलब प्रत्येक कार्बन जो है बराबर 4 बंध बनाएगा। यहाँ कार्बन 3 बंध बनाएगा तो 1 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से कार्बन जो है वो 4 बंध बनाता है, ये अब आपको ध्यान रखना है। तो जब कार्बनिक यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित ना हो या कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है, तब सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है, जो कार्बन परमाणु से बनी हुई श्रृंखला है, क्योंकि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, कार्बन परमाणु में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं और इनमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तो इनमें जो श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, ये श्रृंखला बनाते हैं। तो इस तरह से ये कार्बन की श्रृंखला को हम देख रहे हैं। और इसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, इसके नियम के अंतर्गत आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला काम ये करना है, कार्बन परमाणुओं से बनी सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करना है। पहला काम ये करना है, क्या करना है? कार्बन परमाणु से बनी, कार्बन परमाणुओं से बनी सबसे बड़ी श्रृंखला, सबसे बड़ी श्रृंखला, श्रृंखला यानी चयन, सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करना। चयन करना मतलब सिलेक्शन करना, चयन करना। तो देखते हैं कार्बन परमाणु से बनी सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी होगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन हो रहे हैं। यहाँ से अगर चलते तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ से चले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ से आप चल रहे हैं तो 7 कार्बन हो रहे हैं, यहाँ से भी आप चल रहे हैं तो 7 कार्बन हो रहे हैं। लेकिन कोशिश ये करना है कि जितनी सीधी श्रृंखला बन सके, सीधी श्रृंखला का हम चयन करें। तो इससे सीधी हमको ये मिल रही है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम? कार्बन परमाणु की बनी सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन कर रहे हैं। तो हमारी बड़ी से बड़ी श्रृंखला कौन सी होगी? ये। इसका चयन कर लिया। अब चयन करने के बाद जो हमारी ये श्रृंखला आई है, सबसे बड़ी श्रृंखला है, इसको बोलते हैं मुख्य श्रृंखला, या इसे को हम कह सकते हैं मेन चेन। ये हमारी मेन चेन है। और ये जो मेन चेन को छोड़कर जो बाकी बच रहा है, ये हमारी साइड चेन है, यानी पार्श्व श्रृंखला है। इसको हम कहेंगे पार्श्व श्रृंखला। ये भी पार्श्व श्रृंखला, ये भी पार्श्व श्रृंखला, या इसको हम कहते हैं साइड चेन। तो
सबसे पहले कार्बन परमाणु की बनी मुख्य श्रृंखला का चयन करना है, जिसमें जो श्रृंखला के अंदर आती है वो मुख्य श्रृंखला होती है और श्रृंखला के अलावा जो बच गई है वो पार्श्व श्रृंखला या इसको साइड चेन कहते हैं। अब दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम है जो मुख्य श्रृंखला हमको मिली है उसका अंकन करना। मतलब हम लिख सकते हैं मुख्य श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं का अंकन करना। अंकन करने से मतलब यहाँ नंबरिंग करने से है। तो हम क्या करने वाले हैं, जो मुख्य श्रृंखला हमारी आई है उसके कार्बन परमाणुओं का अंकन करना। अंकन किधर से करना है? अंकन उस सिरे से करना है जहाँ से पार्श्व श्रृंखला पास में पड़ती। अंकन करने के दो सिरे हो सकते हैं, या तो इस सिरे से आप कर सकते हैं या तो इस सिरे से कर सकते हैं, बीच में से अंकन आप नहीं कर सकते। तो अगर आप इस सिरे से अंकन करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7, और इधर से अंकन करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। इधर से आप जा रहे हैं तो पार्श्व श्रृंखला आपको सबसे पहले दूसरे ही नंबर पे मिल रही है, और इधर से आप जा रहे हैं तो तीसरे नंबर पे मिल रही है। मतलब यहाँ से पार्श्व श्रृंखला पास में पड़ रही है, इसीलिए हम अंकन यहाँ से करेंगे। अंकन उस सिरे से करना है जहाँ से पार्श्व श्रृंखला पास में पड़ती है। तो इधर से अंकन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से करना है। अब अगर हमको इसका नाम लिखना है तो इसका नाम क्या होगा? देखिए, इसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो नाम लिखते हैं वो पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते हैं। तो पार्श्व श्रृंखला में दूसरे नंबर पे CH3 है, उसके बाद 5वें नंबर पे CH3 है, और 5वें नंबर पे एक और CH3 है। मतलब CH3 हमारे पास 3 है, और CH3 को हम कहते हैं मेथिल। इसके पहले हमने एल्किल समूह के बारे में पढ़ा था, तो ये मेथिल समूह है। तो 3 मेथिल हमारे पास है, एक तो दूसरे नंबर पे, एक 5वें नंबर पे, और फिर एक 5वें नंबर पे। तो हम इसका नाम इस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास दूसरे नंबर पे मेथिल है तो लिखेंगे 2, फिर कॉमा, 5वें नंबर पे मेथिल है 5, फिर कॉमा, फिर 5वें नंबर पे मेथिल है और फिर डैश। तो ये होगा 2 5 5। और कितने मेथिल है? 3 मेथिल है। 3 के लिए हम ट्राई का उपयोग करते हैं, ट्राई मेथिल। तो ये जो साइड चेन है उसका नाम हमने लिखा, पार्श्व श्रृंखला का हमने नाम लिखा 2 मेथिल, यानी 2 दूसरे नंबर पे मेथिल है, फिर 5वें पे है, फिर 5वें पे है, तो 2 5 5 ट्राई मेथिल। अब और कोई पार्श्व श्रृंखला हमारे पास नहीं बची है, मुख्य श्रृंखला बची है। मुख्य श्रृंखला में 7 कार्बन है, और 7 कार्बन वाला हमको देखना पड़ता है एल्केन कौन सा है। 7 कार्बन वाला एल्केन कौन सा है? तो 7 कार्बन वाला एल्केन होता है हेप्टेन। तो इस तरह से इसका ये हो गया IUPAC नाम 2,5,5 ट्राई मेथिल हेप्टेन। आगे आप समझते जाएंगे तो और बहुत सारी बातें आपको क्लियर होती जाएगी। तो हमने ये 2 नियम पढ़ लिए। सबसे पहला नियम, हमने कार्बन परमाणु से बनी सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन किया। चयन करने के बाद जो श्रृंखला हमारी आई है जिसका चयन किया वो मुख्य श्रृंखला, उसको छोड़कर जो बची वो पार्श्व श्रृंखला। फिर मुख्य श्रृंखला के कार्बन परमाणु का अंकन करना, अंकन उस सिरे से करते जहाँ से आपकी पार्श्व श्रृंखला पास में पड़ती। फिर तीसरा नियम हम इसमें ये देखेंगे, पार्श्व श्रृंखला का वर्णमाला क्रम। मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वर्णमाला क्रम। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए हमको देखना है। अभी हमारे पास जो पार्श्व श्रृंखला थी वो समान प्रकार की थी, लेकिन अगर कभी पार्श्व श्रृंखला अलग अलग आ गई तब उस स्थिति में क्या करेंगे? तब उस स्थिति में अपने को पार्श्व श्रृंखला का वर्णमाला क्रम, ये तीसरा नियम लगाना पड़ेगा। आप जानते हैं हम IUPAC नामकरण कब का पढ़ रहे हैं? जब हमारे पास कोई भी क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है। तो एक एग्जाम्पल हम फिर से लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे हम लेते हैं सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है? सबसे पहला काम कार्बन परमाणु से बनी सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करना। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाली ये आ रही है। तो कोशिश क्या करना है? सीधी श्रृंखला का चयन करना।
ये हो गया। अब उसके बाद अंकन, अंकन के दो सिरे हैं, एक तो ए सिरा है, एक तो ए सिरा है। अंकन उस सिरे से करना है जहाँ से साइड चेन पास में पड़ती है, पार्श्व श्रृंखला पास में पड़ती है, इधर से दूसरे नंबर पे पड़ रही है जबकि इधर से तीसरे नंबर पे आ रही है। ये भी पार्श्व श्रृंखला है, ये भी पार्श्व श्रृंखला है, लेकिन यहाँ से जा रहे तो ये दूसरे नंबर पे पड़ रही है, यहाँ से जा रहे तो ये तीसरे नंबर पे आ रही है। तो हम अंकन इधर से करेंगे, इसको 1 नाम देंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। अब तीसरा काम ये करना है कि हमको पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखना है, लेकिन यहाँ पार्श्व श्रृंखला CH3 है। CH3 का मतलब ये मेथिल है। और इस पार्श्व श्रृंखला को अगर ध्यान से देखेंगे, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाता है C2H5। इसका मतलब ये एथिल है। तो मेथिल और ये है एथिल। अगर आप मेथिल की स्पेलिंग देखें तो मेथिल की स्पेलिंग इस तरह से लिखी जाती है METHYL, और एथिल की स्पेलिंग इस तरह से लिखी जाती है ETHYL। तो आप देखो, ये भी पार्श्व श्रृंखला है, ये भी पार्श्व श्रृंखला है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आता है या M पहले आता है? E पहले आता है। तो पहले इस पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखेंगे, फिर इस पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखेंगे और फिर मुख्य श्रृंखला का नाम लिखेंगे। तो एथिल कौन से नंबर पे है? तीसरे। तो हम लिखेंगे 3 तीसरे नंबर पे एथिल है तो लिखेंगे एथिल। यह हो गया एथिल का। उसके बाद दूसरे नंबर पे मेथिल है तो 2 मेथिल। यहाँ पे भी डैश, यहाँ पे भी डैश लगाना है। अब इसका भी नाम हमने लिख दिया, इसका भी नाम लिख दिया। अब मुख्य श्रृंखला बची है। मुख्य श्रृंखला में 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाला एल्केन होता है पेंटेन। तो इस तरह से ये हमने पार्श्व श्रृंखला का वर्णमाला क्रम, अंग्रेजी का जो वर्ण नियम IUPAC नामकरण का है, जब कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक समान पार्श्व श्रृंखला उपस्थित हो। पार्श्व श्रृंखला आप समझ गए क्या होती है? समान पार्श्व श्रृंखला उपस्थित हो। तो ये जो बात है, ये मैं आपको जब सबसे पहला जो नाम हमने लिखा है उसी में इस बात को बता दिया है। जैसे यहाँ पे आपने देखा समान प्रकार के 3 पार्श्व श्रृंखला है तो हमने ट्राई का उपयोग किया। तो समान प्रकार की पार्श्व श्रृंखला, अगर 2 पार्श्व श्रृंखला एक जैसी है तो हम डाई का उपयोग करेंगे। 3 है समान प्रकार की पार्श्व श्रृंखला तो हम ट्राई का उपयोग करेंगे। 4 है तो हम टेट्रा का उपयोग करेंगे। तो समान प्रकार की पार्श्व श्रृंखला के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, इन शब्दों का हम उपयोग करते हैं। तो ये हमारा एक चौथा नियम। इसमें 5वां नियम एक और पढ़ेंगे, पार्श्व श्रृंखला की समान स्थिति वाला। पार्श्व श्रृंखला की समान स्थिति। अब ये क्या होती है इसको भी हम देख लेते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस तरह का CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे लेते हैं सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरह का एक हमने कार्बनिक यौगिक ले लिया है। अब यहाँ देखेंगे तो सबसे पहला नियम क्या है? कार्बन परमाणु की बनी सबसे बड़ी श्रृंखला। तो कौन सी होगी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली होगी। दूसरा काम क्या करना है? मुख्य श्रृंखला का अंकन करना। अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जहाँ से पार्श्व श्रृंखला पास में पड़ती है। इधर से जाएंगे तो पार्श्व श्रृंखला तीसरे नंबर पे आ रही है एथिल C2H5, इसको हम एथिल कहते हैं। यह अलग अलग लिखा है लेकिन साथ में इसको C2H5 पढ़ेंगे। और इधर से जाएंगे तो यहाँ से आपको पढ़ रहा है मेथिल, मतलब इधर से जाएंगे तो भी तीसरे नंबर पे पार्श्व श्रृंखला आ रही है और इधर से जाएंगे तो भी तीसरे नंबर पे पार्श्व श्रृंखला आ रही है। मतलब इसको कहा जाता है पार्श्व श्रृंखला की समान स्थिति। तब ऐसे समय में क्या करें? जब दोनों सिरे से अंकन कर रहे हैं और पार्श्व श्रृंखला की समान स्थिति पड़ रही है तो नंबरिंग उस सिरे से करना है, अंकन उस सिरे से करना है जहाँ से ज़्यादा कार्बन वाली पार्श्व श्रृंखला हो। यहाँ 2 कार्बन वाली पार्श्व श्रृंखला है
यहाँ पर एक कार्बन वाली पार्श्व श्रृंखला है तो नंबरिंग आपको इधर से करना है, क्योंकि इधर ज़्यादा कार्बन वाली पार्श्व श्रृंखला है। तो यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पार्श्व श्रृंखला C2H5 है, नाम लिखना है इसका यूपीएससी नाम। तो C2H5 के लिए एथिल होता है और CH3 के लिए मेथिल होता है। तो यहाँ लगेगा पार्श्व श्रृंखला का वर्णमाला क्रम। यहाँ पे हमने एक नियम पढ़ा था, तीसरा पार्श्व श्रृंखला का वर्णमाला क्रम। इस पार्श्व श्रृंखला के वर्णमाला क्रम से हम यहाँ पहले नाम लिखेंगे एथिल का, क्योंकि एथिल का E पहले आता है, मेथिल का M बाद में आता है। तो तीसरे नंबर पे है तो हम लिखेंगे 3 एथिल। उसके बाद में 5वें नंबर पे मेथिल है तो 5 मेथिल। यहाँ पे आएगा डैश, यहाँ पे भी डैश, यहाँ पे भी डैश। और मुख्य श्रृंखला में 7 कार्बन है, क्योंकि इनका नाम हम पहले ही लिख चुके हैं तो ये मुख्य श्रृंखला में नहीं आएंगे। ये मुख्य श्रृंखला में 7 कार्बन है तो 7 कार्बन वाला एल्केन होता है हेप्टेन। तो इस तरह से ये हमने, जब कार्बनिक यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं होता है तो उसके 5 हमने नियम पढ़े आईयूपीएसी नामकरण के। पहला, कार्बन परमाणु से बनी सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करना। जो सबसे बड़ी श्रृंखला होगी उसको मुख्य श्रृंखला कहेंगे, उसके अलावा जो बचेगा उसको पार्श्व श्रृंखला कहेंगे। फिर मुख्य श्रृंखला के कार्बन परमाणु का अंकन करना। अंकन उस सिरे से करते हैं जहाँ से पार्श्व श्रृंखला पास में पड़ती है। फिर उसके बाद में पार्श्व श्रृंखला का वर्णमाला क्रम, एक से अधिक एक पार्श्व श्रृंखला हो तो पार्श्व श्रृंखला का वर्णमाला क्रम। फिर उसके बाद चौथा हमने एक नियम और पढ़ा कि जब कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक एक जैसी पार्श्व श्रृंखला हो तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, इन शब्दों का उपयोग करेंगे। और पार्श्व श्रृंखला की जब समान स्थिति होगी तब अंकन उस सिरे से करेंगे जहाँ से अधिक कार्बन वाली पार्श्व श्रृंखला हो। तो इन 5 नियमों को, आईयूपीएसी नामकरण के नियमों को, जब कोई क्रियात्मक समूह नहीं हो बहुत ही अच्छे से आप तैयार कर लेना, क्योंकि इसके आधार पर आप उन कार्बनिक यौगिकों का नामकरण बहुत अच्छे से कर पाएंगे जिसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। और क्रमशः फिर आगे एक क्रियात्मक समूह, एक से अधिक क्रियात्मक समूह, उनका नामकरण कैसे करेंगे अगर होंगे तो वो भी हम सीखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।